sign in which moon is placed at the time of birth is of utmost importance. क्योंकि देखिए दो ही चीजों की जब आप ज्योतिष में डिटेल में हम बात करेंगे तो हम कहते हैं कि लाइफ में किसी की भी नेचर, पर्सनालिटी, हेल्थ और ये सारी चीजें जो फर्स्ट हाउस से जो प्रिडिक्ट की जाती है वो बिकॉज फर्स्ट हाउसेज आर लग्ना और आर असेंडेंट, तो उस हाउस में पढ़ने वाली राशि की बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपने वैसे भी सुना होगा जनरली में भी जब भी कोई बोलते हैं ना कि आपकी राशि क्या है और आप कौन सी राशि के होंगे, तो वो जब इस तरह से बोला जाता है तो वो मून साइन की बात कर रहे होते हैं हम। वहां पे जब हम बात करते हैं ना, अगर कोई जनरली सिर्फ इतना बोले कि आपकी राशि कौन सी है तो मून साइन की वो बात की जाती है। तो जिस राशि में सन बैठे हुए हैं तो वो सन की राशि हो गई आपकी हॉरोस्कोप में, जिस राशि में मून बैठे हुए हैं तो वो राशि मून की हो गई आपकी हॉरोस्कोप में। तो द साइन इन विच मून इज प्लेस्ड इन द हॉरोस्कोप, एक बार इससे पहले ना मैं या तो ये बात क्लियर है 12 खानों की कुंडली, ये यहाँ तक क्लियर है कि 12 खाने बन गए, 12 घर बन गए, और पहले घर में एट द टाइम ऑफ बर्थ जो भी साइन ईस्टर्न होराइजन में राइज हो रहा था, द साइन विच वाज राइजिंग इन द ईस्टर्न होराइजन एट द टाइम ऑफ बर्थ, वो हमारे फर्स्ट हाउस में वो राशि आ गई और उससे एंटी क्लॉकवाइज चल के हमने सारा चार्ट पूरा कर लिया राशियों से। अब 9 प्लैनेट्स हैं और 12 राशि हैं, तो हर प्लैनेट इन 12 घरों में 9 प्लैनेट बैठेंगे ही बैठेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की हॉरोस्कोप में सन दिखाई ही ना दे, मून दिखाई ना दे या मार्स दिखाई ना दे कि हमारी हॉरोस्कोप में तो मार्स है ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसा हमने कहा था हॉरोस्कोप है क्या, इट इज द स्नैपशॉट ऑफ स्काई एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के टाइम पे स्काई का स्नैपशॉट है, एक पिक्चर है आकाशीय, मतलब आकाशीय स्थिति की वो पिक्चर है जिसमें सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे थे, कहाँ थे उसके हिसाब से वो हमारी हॉरोस्कोप में प्लेस्ड हो गया। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस दिन कोई प्लैनेट नहीं दिख रहा हो या कोई प्लैनेट हो ना, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। तो ये 12 हाउसेस हर एक की कुंडली में फिक्स्ड हैं, सभी के में 12 ही घर होंगे और 9 के 9 प्लैनेट किसी ना किसी घर में तो बैठे होंगे। ये हो सकता है कि कोई दो साथ में बैठे हों या 9 के 9 अलग अलग हाउसेस में बैठे हों। 9 के 9 इकट्ठे नहीं बैठ सकते, इसका कोई रीजन, 9 के 9 इकट्ठे नहीं बैठ सकते, एक घर में 9 प्लैनेट नहीं बैठ सकते। राहु केतु हमेशा अलग होंगे। बिल्कुल 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 सही कहा आपने करण जी, राहु केतु, क्योंकि देखिए वो नोडल पॉइंट्स है, ऑपोजिट टू ईच अदर है, वो हमेशा ऑपोजिट ही होते हैं। अगर राहु 1 में तो केतु 7 में, राहु 2 में तो केतु 8 में, वो ऑपोजिट पॉइंट्स हैं। तो बस ये छोटी सी हम यहाँ पे बात करी हमने। मैम बाकी 7 प्लैनेट्स एक घर में हो सकते हैं राहु केतु को छोड़ के? कम होती है ऐसी पॉसिबिलिटी कि 8 के 8 ग्रह एक ही उसमें हो, बट होने को तो हो सकते हैं, इफ आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग, होने को तो हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ जी, क्योंकि सिर्फ पाबंदी राहु केतु पे ही है। अब बाकी क्या, देखिए सन और मरकरी तो वैसे भी काफी हॉरोस्कोप्स में एक ही घर में मिलते हैं, क्योंकि आप वैसे भी देखते हो सन के सबसे मतलब सोलर सिस्टम का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट तो मरकरी ही है, इनर ऑर्बिट जो है वो मरकरी ही है। तो वो तो वैसे भी मतलब 40% ऑफ द टाइम्स, नहीं तो 30% ऑफ द टाइम्स साथ में भी होते हैं, तो क्वेश्चन कम बनता है क्योंकि सभी का ऑर्बिट फर्क है, तो सबका इकट्ठा आना थोड़ा मुश्किल है, बट पॉसिबिलिटी है। लेकिन राहु केतु की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, नॉट पॉसिबल। कोई हॉरोस्कोप आपको दिखाता है, ये बस मैंने ऐसे आपको बताया है, हॉरोस्कोप आपको दिखाता है जस्ट टू चेक, सब इकट्ठे डाल के दे दें तो आपसे कहीं कि बताओ, तो आप तुरंत देख के कह सकते हैं हॉरोस्कोप गलत है, इसके लिए मैंने आपको बताया। अच्छा, मून के बारे में हमने कल बात की थी, यहाँ तक भी हमने बात कर ली थी कि क्यों ऐसा होगा जब सन और मून सेम साइन में होंगे और उनके साथ में केतु भी होगा या राहु भी होगा, तो है ना, सन और मून सेम साइन में होंगे जब भी ना, तो इसका मतलब कि वो अमावस्या की रात का जन्म है, न्यू मून नाइट का जन्म है, यहाँ तक हमने बात की थी। और अगर सन और मून ऑपोजिट है इन द हॉरोस्कोप, है ना, बिल्कुल बैंग ऑपोजिट है, तो इसका मतलब पूर्णिमा का जन्म है, यहां तक हमने। अच्छा, अब आप बाकी को तो क्योंकि हमें ऑर्बिट पता है कि भाई इतना दिन लगते हैं, सबसे कम टाइम में फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट कौन है
फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट चंद्रमा है, आपको मूव करते नजर आते हैं। लगभग 2.25 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो इसी तरह से 27 से 28 दिन में अपना पूरा एक राउंड मतलब वापस घूम के उसी राशि में आ जाते हैं। राशियां तो 360 डिग्री ऑफ द ज़ोडिएक स्पैन में, तो मतलब 360 डिग्री का पूरा चक्कर अपना कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वैक्सिंग और वेनिंग मून होता है, बढ़ता और घटता चंद्रमा हमें दिखाई देता है। और हर 27-28 दिन में 0 से लेकर के और वो फुल मून तक हमें दिखाई देता है। 28 दिन में ये अपनी पूरी कंप्लीट रिवॉल्यूशन की साइकिल कंप्लीट कर लेता है मून। ठीक है, तो इसीलिए आप कोई भी अच्छा एक मून के टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं तो ये बात भी करनी जरूरी है कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, मतलब देखिए ज्यादा बड़ी तो नहीं, जैसे मन अपसेट हो जाता है किसी छोटी मोटी बात से या कुछ है, तो उसको आप 2 दिन का 2.25 दिन का टाइम दो अपने आप को, कि एकदम से आप प्रॉब्लम में ना डूब जाओ। कोई बात से बहुत अपसेट हो तो ये नहीं कि नहीं अब तो ये कभी रिजॉल्व ही नहीं होगा। बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर्सनल लेवल पे भी होती हैं, बिजनेस प्रॉब्लम्स भी हैं, प्रॉब्लम्स इन मैरिटल टाइम भी है, या आपके पास कोई आता भी है पूछने, तो आप उसे कहो कि 2 दिन का समय लो आप। और एस्ट्रोलॉजर आपको ये बोलते ही बोलते हैं कि आपने 2-3 दिन का तो टाइम लगेगा। 2-3 दिन से कम तो कोई नहीं बोलते मेंटल प्रॉब्लम के लिए। ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है जी क्योंकि मून एवरी 2.25 दिन में अपनी राशि चेंज कर लेते हैं। तो अब राशि चेंज कर लेते तो टेम्परामेंट ही बदल जाता है। आपके जिस घर में वो होंगे तो वहां से खिसक के दूसरे घर में चले जाएंगे, है ना। तो इसीलिए वो हमारा जो मन है वो या तो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, या सॉल्यूशन ढूंढ लेता है, या मतलब ना सेटल सा हो जाता है। या तो हम सेटल कर लेते हैं, हार मान लेते हैं, सेटल हो जाते हैं, या प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। 2 ही बातें हो सकती हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हर बार हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं लाइफ की। बहुत बार सेटलमेंट कर लेते हैं उसके साथ कि अच्छा अब ये प्रॉब्लम तो है, अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो एक्सेप्टेंस आ जाती है, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस आ जाती है, सॉल्यूशन आ जाता है, या प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो 2-2.25 दिन तक मन पे किसी भी बात का गहरा असर रहता है, और उसके बाद धीरे धीरे वेन होने लगता है। वो 3 कारणों की वजह से जो मैंने आपको बताया। अच्छा, मार्स से शुरू करने वाले थे, तो मार्स को अब इतना तो मेरे ख्याल से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि हमारी इधर इस बैच में, हमारी क्लास में सबको मार्स का हिंदी का नाम भी पता होगा। एवरीबडी मस्ट बी नोइंग द हिंदी नेम ऑफ मार्स एज वेल, मंगल। मंगल का तो नाम 2 ही प्लैनेट्स का नाम, 2-3 का ही प्लैनेट का नाम ज्यादा खराब है या डर लगता है। मंगल, शनि और राहु, इनका आपने सब ज्यादा सुना भी होगा कि मतलब मांगलिक हैं और मंगल की दृष्टि आ रही है, ऐसा ऐसा कभी सुनते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। लगता है कि इन बातों से कोई कोई तो एस्ट्रोलॉजी को इसलिए बदनाम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स डराते हैं मंगल और शनि के नाम से। तो अब मंगल किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ में, ये बात क्लियर है ना कि भाई हमने बात की थी कि सन हमारी लाइफ में फादर को रिप्रेजेंट करता है, अगर फैमिली रिलेशनशिप की बात की जाए, या हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। हमारी सोल, मैं बार बार रिवीजन हल्का सा पीछे वाले प्लैनेट्स का भी लेती रहूंगी, तो क्योंकि ये कुछ बातें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, तो वो एक हल्का सा, पूरा तो नहीं लेंगे। मून की बात करें तो मून प्लैनेटरी कैबिनेट में क्वीन को रिप्रेजेंट करते हैं, और फीमेल प्लैनेट है, मदर को रिप्रेजेंट करते हैं, मन को रिप्रेजेंट करते हैं। एज फार एज फैमिली रिलेशंस आर कंसर्न, तो मंगल जो है ना ब्रदर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, भाई बंध को रिप्रेजेंट करते हैं मंगल। करेज, जैसा जब हमने शुरू में भी देखा था, तो करेजियस, द स्ट्रेंथ ऑफ आवर बॉडी, द फिजिकल स्ट्रेंथ, स्टेमिना। कुछ लोग होते हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग, यू नो, दे वेरी करेजियस, कोई काम करने से पहले डरते नहीं, तो मंगल जरूर उनका हॉरोस्कोप में स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ अदरवाइज भूमि को रिप्रेजेंट करते हैं मंगल, लैंड को। अगर लैंड से रिलेटेड कोई इशू होता है तो यू नो जनरली पीपल विद गुड position of Mangal or good strength of Mangal in the horoscope, good strengthful Mars in the horoscope, they उनको कहते हैं कि जड़ जमीन बड़ी अच्छी होती है उनके पास, लैंड प्रॉपर्टीज, इन चीजों की कमी नहीं रहती। मतलब कुछ ना कुछ ये जो जिस तरह के ये बिजनेसेस है ना, मंगल ब्लड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। रेड कलर है इनका, रेड कलर प्लैनेट है,
प्रैक्टिकलिटी है क्योंकि देखिए करेजियस है, इमोशनल कंटेंट उतना नहीं है। और अब देखिए आप इन चीजों को रिलेट भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति बहुत करेजियस होता है, बड़ा पावरफुल होता है, कोई पहलवान टाइप का व्यक्ति इमेजिन करें तो सौम्य स्वभाव का तो नहीं होगा। जनरली थोड़ा सा अग्रेशन उनमें होता ही होता है, गुस्सा होता है उनको। फिजिकल स्ट्रेंथ होती है इनमें, और बिकॉज ऑफ दिस फिजिकल स्ट्रेंथ दे आर वेरी गुड एट स्पोर्ट्स एंड आर्मी, जैसा मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, इनफैक्ट पुलिस भी। तो लेकिन आर्मी में ये लोग ज्यादा मिलते हैं। अगर बहुत स्ट्रांग मंगल होता है तो कभी कभी बहुत हाई पोजीशन इन आर्मी भी होल्ड करते हैं। स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में तो बिना फिजिकल स्ट्रेंथ के तो हम नहीं कुछ अचीव कर सकते। इसको हमने इस तरह से याद करने के हिसाब से, क्योंकि हर प्लेनेट की ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, जो उनके साथ रिलेटेड है। तो जैसे MARS को हमने यहाँ पे इसलिए डिनोट कर दिया कि आप इसको करें कि मोटिवेशन है, मूवमेंट है। एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठ सकते, बड़ा एनर्जी है ना इनके अंदर, तो दे नीड टू मूव, दे नीड टू बी फिजिकली वर्किंग, एंड इट्स अ मैस्कुलिन प्लैनेट। बाय डिफॉल्ट नेचर ने मेन को ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग बनाया इन कंपैरिजन टू द वुमेन। सो दे आर ऑलवेज इन एक्शन, अग्रेशन, एंड मंगल एक्सीडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। क्यों एक्सीडेंट में क्या चीज, जब एक्सीडेंट होता है मोस्टली, अगर रोड एक्सीडेंट होता है कुछ होता है, एक चीज बड़ी कॉमन होती है, मोस्टली ब्लड निकलता है। तो एक्सीडेंट्स कहीं पे होते हैं, अगर मंगल खराब हाउस में प्लेस्ड होता है ना, तो फिर हम कहते हैं कि अरे मंगल ना अष्टम में है तो एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहाँ पे एक्सीडेंट वर्ड लिखा हुआ है। रैशनेसनेस, ट्रुथलेसनेस, ये सब इनकी अग्रेशन की वजह से है इनका। और ऐसे हमने ये बातें सारी वही हैं, बस उनको मार्स में इसलिए अरेंज कर दिया ताकि आप याद रखने में आपको आसानी हो। आप उस प्लैनेट, एक वर्ड क्लाउड आप बना सकते हैं कि मंगल को बीच में रखें अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में, अपनी नोटपैड में, या वर्ड डॉक्यूमेंट में, जहाँ पे भी आप अपना इसका नोट्स बनाते होंगे या अपना ट्राई करेंगे। तो मंगल में स्ट्रेंथ, स्टेमिना और स्पोर्ट्स, ये सारी बातें पिछली वाली हैं, बस मार्स के सीक्वेंस में अरेंज्ड है। So Mars is the commander in chief in the planetary cabinet. जब हमने बात की थी कि Sun is the king of that planetary cabinet and Moon is the queen of the planetary cabinet. So अगर हम Mars को भी एक पोजीशन दें तो it is commander in chief. अगर कोई celestial kingdom है तो उसमें planetary cabinet में मंगल जो है ये आर्मी चीफ होंगे, कमांडर इन चीफ होंगे सारी आर्मी की, because he is most powerful, he has the maximum strength and वहां तो चाहिए भी थोड़ा अग्रेशन चाहिए भी। Hence it is considered the ruling planet and often commands one to stand up and get things done. They are very good as managers और they can get your things done. भाई पावरफुल होते हैं, थोड़ी अपनी बात, अपना थोड़ा गुस्सा करके अपना पावर दिखा के अपनी बातें दूसरों से मनवा भी सकते हैं। तो they are good at commanders, good at leading positions as a managing person, as a manager they are really good। भाई आजकल तो कोई ऐसा तो है नहीं कि अगर सिर्फ मंगल स्ट्रांग है तो सिर्फ आर्मी में ही जाएंगे, बट कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो इनहेरिट होती हैं इस प्लैनेट की। मार्स इज फेयरी, क्रूअल, लड़ाई झगड़े का प्लैनेट है आर्मी में, और मतलब क्रुएलिटी इन टर्म्स ऑफ कि ब्लड शेडिंग इनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। एंड they are also called the action planet of the zodiac because it is the most active planet। किंग और क्वीन तो उतने एक्टिव नहीं है as far as physical activity is concerned। It takes nearly 2 years to complete its orbit in the zodiac। अब जैसे अपने पृथ्वी को क्या है, हमारा जो वैसे था पृथ्वी को 1 साल लगता है अपना पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने में, तो मार्स को लगता है 2 साल अपना सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में, अपने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। अब ये बात क्यों बताई जा रही है, क्योंकि अब देखिए आपको मून का बताया था मैंने, तो मून का, सन का तो इसलिए नहीं बताया, अब सन तो अपने अराउंड तो नहीं रिवॉल्व करेंगे। सन का इसलिए नहीं बताया मैंने आपको क्योंकि सन तो रिवॉल्व तो करते ही नहीं, वो तो स्टेशनरी है। तो उनका तो यही कह सकते हैं कि भाई वो अर्थ के रिस्पेक्ट में हमें दिखते हैं, तो साल भर इसीलिए माना है, हर राशि में एक एक दिन, एक एक महीना। तो मंगल का लगभग नियरली 2 years, 2 years से कुछ कम होता है इनका टाइम फ्रेम, और जोडियक का साइन इनका कंप्लीट हो जाता है। तो 12 से आप भाग करेंगे तो लगभग 1.5 महीना एक राशि में आ जाता है। इट रूल्स, ये कल बताई थी वैसे मैंने बात, बट 2 साइंस इनको अलॉटेड हैं। ये मार्स, पीछे जो 2 प्लैनेट्स हमने कवर किए हैं, सन की राशि कल मैंने आपको बताई थी, सन किस राशि को गवर्न करते हैं। सन इज द प्लैनेटरी लॉर्ड ऑफ विच साइन, इट इज द प्लैनेटरी लॉर्ड ऑफ लियो।
या सिंह राशि के लॉर्ड माने जाते हैं। और इसी तरह से मून जो है कर्क राशि के लॉर्ड है, चंद्रमा कर्क राशि के लॉर्ड है, मून इज दी लॉर्ड ऑफ कैंसर साइन, कैंसर ज़ोडिएक साइन, एंड मार्स इज द लॉर्ड ऑफ टू साइंस इनको मिले, एरीज और स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक। 1st and 8th नंबर की राशियां हैं ये। अब यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है कि 8th हाउस ऑफ काल पुरुष कुंडली। एक्सॉल्टेशन की भी साइन बता दी है इनके कि मंगल, जैसे हमने सन की बात की थी कि सन एरीज में एक्सॉल्टेड होते हैं। एक्सॉल्टेड मतलब अपनी मैक्सिमम पावर, अपना मैक्सिमम रिजल्ट एरीज में देते हैं। और उसी तरह से मंगल जो है कैप्रिकॉन में एक्सॉल्टेड होते हैं और कैंसर में डेबिलिटेटेड होते हैं, मतलब नीच के होते हैं। ये भी सिर्फ याद करने का। एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन में आपको बाद में डिटेल में थोड़ा सा हमारा प्लैनेट्स और राशियां कवर हो जाए, उनकी बेसिक नेचर समझ में आ जाए, तो एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन या उच्च और नीच हम बाद में भी दोबारा उठाएंगे। स्ट्रॉन्ग मार्स, अब प्लैनेट हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ना कि कुंडली में इनका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग मार्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग एनर्जी, पैशन, स्टेमिना एंड डिटर्मिनेशन। तो अगर कुंडली में ये चीज, इससे रिलेटेड प्रोफेशन है आपका, या इन चीजों के बारे में कोई विषय छिड़ा है, इन चीजों के बारे में आपको जानना है, तो मंगल स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर स्ट्रांग है तो इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर वीक है तो यही चीजें वीक हो जाएंगी, उतने पैशनेट नहीं होंगे आप, उतना स्टेमिना नहीं फील करेंगे, उतना डिटर्मिनेशन नहीं रहेगा चीजों को लेके, उतनी स्ट्रेंथ नहीं फील होगी, उतना पावर, करेज नहीं फील होगा आपको फ्रॉम विद इन, या उतना रिस्क टेकर्स नहीं आप होंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं, थोड़ा जल्दी घबरा जाते हैं, नहीं तो वो नहीं, हमको ट्राई भी नहीं करना है। दे आर वेरी गुड एट स्पोर्ट्स, कहीं अब बाहर जाते हैं, कभी रॉक क्लाइंबिंग या इस तरह की कुछ जो होती है ना फिजिकली चैलेंजिंग एक्टिविटीज होती हैं, तो ये मंगल लग्न के जो लोग होते हैं ना, 1 नंबर और 8 नंबर, दे आर वेरी गुड एट इट। उनको मन करता है कि इस तरह की एक्टिविटीज करें, हम ये रिस्क लें। आर्मी तो एक एक्सट्रीम बात हो गई, बट जनरली भी तो लोगों का, जैसे मैंने कहा, दुनिया में अगर 12 से बांट दें तो 1/12 लोगों के तो लग्न जो है मंगल के होंगे ही, तो सभी लोग तो आर्मी में नहीं होंगे, तो लेकिन बट दे आर इन जनरल वेरी स्पोर्टी इन नेचर, दे आर रेडी टू एक्सप्लोर करेजियस थिंग्स। तो ऐसा इनका थोड़ा सा बेसिक नेचर रहता है। इट इंडिकेट्स अ पर्सन हु इज सरमाउंटेबल विद power to fight with difficulties and enemies of life. It gives courage, lack of fear. अब जब इतने courageous है तो fear, उनको जल्दी से डर वगैरह नहीं लगता है इन लोगों को, और they have full control over their body। क्योंकि अब देखिए, आप sports करेंगे, आप physically active होंगे, तो body तो अपने आप ही strong तो होगी, तो इनकी body भी strong होती है। People with good and strong Mars, or who are of Aries and Scorpio sign, they're by default, their body is in general, it is full of energy, and they have good strong body. It is a spiritual warrior as it protects the righteous. So गलत को गलत और सही को सही बोलते हैं, तो इनको हम वॉरियर भी कहते हैं। गलत बात को गलत ही बोलते हैं और उसके लिए फिर ये स्टैंड भी उठा लेते हैं। आज से अगर पहले की बात करें तो फिजिकली भी स्टैंड उठा लेते हैं उस चीज के लिए। It represents brother, technology, technological skills, मैथमेटिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स इनसे रिलेटेड है। कुछ सब्जेक्ट्स ना आप देखेंगे कॉमन भी आएंगे प्लैनेट्स में, कंप्यूटिंग, मेडिसिन का काम भी इस प्लैनेट से देखा जाता है। स्पोर्ट्स, ब्लड प्रेशर, ब्लड इट्स अ रेड प्लैनेट, और मैंने जैसा कहा था ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ब्लड प्रेशर भी इस प्लैनेट से देखा जाता है। पुलिस, मिलिट्री पीपल, डिक्टेटर्स, क्योंकि अपनी बात थोड़ा गुस्से से और थोड़े अग्रेसिव होते हैं, और लीडरशिप क्वालिटी होती है इनमें। तो फायर भी मंगल को रिप्रेजेंट करती है। कहीं अगर ना इससे रिलेटेड काम होते हैं, जो कि जैसे फायर से रिलेटेड भी होते हैं ना, फायर डिपार्टमेंट्स होते हैं, और ये रेस्टोरेंट्स फॉर दैट मैटर, दे कम बिकॉज सब कुछ तो वहाँ पे कुकिंग ही होता है पूरा टाइम, तो फायर से रिलेटेड ही होती है। कोई किचन अगर चल रही है तो वो फायर के बिना तो नहीं चलती है, मतलब मोस्टली इन इंडिया तो फायर इज इम्पोर्टेंट टू रन एनी किचन, एनी रेस्टोरेंट। So this planet is also important for any kind of businesses that we do and which involves fire. ठीक है। If fire of Mars is not there in the chart, the native will be only a dreamer. मतलब आपके अंदर वो जो जिसको कहते हैं ना कि उनमें तो फायर ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि मार्स सबसे स्ट्रांग हो गई, लेकिन एक ठीक ठाक पोजिशन में होना चाहिए। They will be lacking practical initiation and brilliance needed for success.
तो इट गिव्स यू द पावर टू थिंक एंड क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी अगर आप लीड नहीं कर पाएंगे तो वो एक थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है टू कैरी ऑन सच थिंग. कट्स, वुंड, सोर आईज, ये सब ये ब्लड की वजह से, कट निकलता है, कोई वुंड आती है तो ये चीजें, बॉयल्स, बर्न्स, जलते हैं हम तो वो थोड़ी सी स्किन जल जाती है, रेडनेस आ जाती है, पाइल, सोर्स, बोन फ्रैक्चर, कहीं पे भी फ्रैक्चर हो वो टूटेगा, टूटना फूटना चीजों का, तो वो सब भी मंगल से रिलेटेड है. ओजिंग ब्लड, ट्यूमर्स, epilepsy diseases are caused by this planet, means caused by this planet as in if this planet is not in good position in your chart. अगर अच्छे पोजीशन में तो ये सारी चीजें आपको नहीं होंगी, मतलब ये है, ये सारी चीजें नहीं होंगी, इनके अच्छे रिजल्ट्स होंगे आपको.